हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जो बहुत ही बड़ी परीक्षा है राजस्थान की, जिसमें विज्ञान का टॉपिक दे रखा है आनुवांशिक से संबंधित प्रमुख शब्दावली। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो हम आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के टॉप पीवाइज क्यूज लेके आए हैं, जो राजस्थान स्टेट में अब तक की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए आनुवांशिक से संबंधित प्रश्नों को हम लेके आए हैं। हुबहू प्रश्न छपने वाले हम लेके आए हैं, बार बार पूछे जाने प्रश्न लेके आए हैं। टॉप पीवाई क्यूज हैं। 5 प्रश्न पक्के मिलेंगे आपको। अगर वीडियो देखेंगे तो आपको 5 प्रश्न पक्के करने हैं। तो जिसमें आज आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली की पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण व्याख्या सहित हम आपको पीवाई क्यूज देख रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ और जानकारी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो वीडियो जरूर देखें। साइंस के, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन आएंगे जो हम आपके कवर करा रहे हैं। इस वीडियो में आनुवांशिक संबंधित शब्दावली लेके आए हैं। आप हमारी वीडियो को, साइंस की जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको देखें, उसमें से आप अपने 5 प्रश्न पक्के करें। टॉप पीवाइज क्यूज हैं, वीडियो को देखना न भूलें, वीडियो को जरूर देखें। हुबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हमने पहले 2 टॉपिक की क्लास करा दी है, धातु एवं अधातु करा दी है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की भी क्लास करा दी है। ये टॉपिक दें। आज तीसरा टॉपिक है आनुवांशिक से संबंधित प्रमुख शब्दावली। शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है, आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन पशु सहायक 2018 में आया था, एलडीसी 2018 में आया था, सांख्यिकी विभाग की परीक्षा हुई थी 2018 में आया था, पशु परिषद 2024 में आया था। तो कई परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। एपीएससी क्रिक, जीजे मेंडल, कैरोलस लीनियस, बीरबल साहनी। तो जो आनुवांशिकी जन है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जिसमें आपको हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस, अगले स्वतंत्रता दिवस पर आप अपनी जॉब से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हम आपके लिए यही प्रण करवाना चाहते हैं। आप टॉप पीवाइज क्यूज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, जिससे आप एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। जो भी भाई बहन आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी बने। जो स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, वो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम टॉप पीवाई क्यू सीरीज डाल रखी है हमने प्लेलिस्ट में। टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज पीवाई क्यू सीरीज डाल रखी है। अब तक की परीक्षाएं हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, टीजीटी, पीजीटी की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी, स्कूल लेक्चर व्याख्याता की जो भी हुई थी, उनके हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, टॉपिक वाइज क्लास डाल रखी है। उनको भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो देख सकता है। हम इस वीडियो में 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के टॉपिक के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली है। पहला प्रश्न आपने सामने है, जिसका आंसर है ऑप्शन 2 जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसकी व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने वर्ष 1966 में दिया था।
कब दिया था? 1966 में। इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान में मटर को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है, इन्होंने कहा था। जीन शब्द की खोज W.L. जॉनसन ने की थी। जीन शब्द की खोज किसने की थी? W.L. जॉनसन ने की थी। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। ग्रेगर मेंडल, T.H. मॉर्गन, हर्बर्ट गुनख्वाना, न्यूटन। ये भी पशु परिचर की परीक्षा 2024 में आया था, वो भी आया था। तो वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया? ग्रेगर मेंडल, C. कोरेंस, S.J. मूलर, W. बेटसन। तो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया था, वो आपका W. बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। W. बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आनुवंशिकी लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। W. बेटसन ने वर्ष 1905-1906 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था वो जेनेटिक्स अथवा आनुवंशिकी के रूप में किया था, वो W. बेटसन ने किया था। लेकिन आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है वो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में आया हुआ है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 36, 46, 96। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आपकी 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। 23 स्त्री 23 पुरुष, ऐसे 23 मादा और नर, ऐसे 23 मादा 23 नर, ऐसे 23 जोड़े होते हैं। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि गुणसूत्र होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका नामकरण बाल्डियन ने दिया था। किसने दिया था? बाल्डियन ने दिया था। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का नाम बाल्डियन ने दिया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में और पुरुषों में समान रूप से अपने अपने समजात अंग के होते हैं, लेकिन एक अलग अलग होता है। इसमें स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। स्वजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं जो 22 जोड़ी होती हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसे विषमजात या एलोसोम गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है 23वें जोड़े की गुणसूत्र की। 23वें जोड़े गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में अहम भूमिका रहती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। जब XX क्रोमोसोम का युग्मनज होता है तो इससे बनने वाली संतान लड़की होती है। जब X और Y क्रोमोसोम का युग्मनज होता है तो उससे लड़का पैदा होता है। यह एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक X क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में धागे के आकार की भांति होते हैं। गुणसूत्र की आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानमय युग्मनों के माध्यम से स्थानांतरण होता है। मानव शरीर कोशिका से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पुरुष की रहती है। किसकी रहती है? पुरुष की रहती है। पुरुष में XY होते हैं तो लिंग निर्धारण में पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्त्री में XX होते हैं, पुरुष में XY होते हैं। तो XX
लड़की और XY पुरुष का Y जाएगा तो लड़का पैदा हुआ। अगला सवाल है आपका, मानव में गुणसूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं? 23, 26, 33, 36। तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 18, 22, 21, 23। तो मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं वो आपके 23 होते हैं। ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 23 होते हैं, अभी हमने डिटेल में पढ़ा था। ऑटोसोम के जोड़े होते हैं 22 होते हैं, सॉरी ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हुआ, मैं 23 कह रहा था, 22 होते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक X क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम, एक X और Y क्रोमोसोम, 2 X क्रोमोसोम। तो एक अनिषेचित अंडे में सामान्यतः मानव अंडे में होता है वो आपका एक X क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक मानव कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 26, 50, 28। 2023 में सीटिंग पूछा गया था। तो मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं वो आपके 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40 होते हैं, लेकिन 30 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? XO, ZW, XX, XY, XX। तो मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है वो आएगा ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। XX पुरुष और XY वो XX स्त्री और XY पुरुष, ऐसे होगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होता होगा 40 + XY, 44 + XY, 42 + XX, 44 + XX। तो एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होता है वो आपका 44 + XY होता है। 44 + XY होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, 44 + XY। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से आगे देख सकते हैं दोस्तों। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी दे रखी है जिसमें पुरुष के होते हैं 44 + XY होता है, स्त्री के होते हैं 44 + XX होता है। इनको असूत्री विभाजन होता है। जब इनमें क्रॉस होता है ये अलग करे जाते हैं। जब इनमें क्रॉस होता है कि X गुणसूत्र जब मादा के X गुणसूत्र से संयोग करेगा तो कौन पैदा होगा? इस पुत्री पैदा होगी, पुत्री का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? पुत्री का जन्म होगा। जब पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र जब संपर्क करेंगे तो क्या होगा? पुत्र पैदा होगा। कौन होगा? पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पुरुष की रहती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, तो 44 होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मानव जाति में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपके 2 पाए जाते हैं, X और Y। अगला सवाल है आपका, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र होता है X, 22वां, Y या 21वां। तो नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र होता है वो आपका Y होता है। जब भी पुत्र पैदा होगा, पुत्र का जन्म होगा Y गुणसूत्र से। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। शिशु के लिंग का निर्धारण माता पिता दोनों के गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में समजात गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। जब यूनिवर्ज माता के X तथा पिता के X से मिलकर XX बनता है तो संतान लड़की पैदा होती है। जब यूनिवर्ज माता का X और पिता का Y मिलकर XY बनता है तो लड़का पैदा होता है। अगला सवाल है आपका, एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, अपने माता पिता दोनों से, या तो अपनी माता से या अपने पिता से। तो एक सामान्य बालिका शिशु है जो अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है वो अपने माता पिता दोनों से प्राप्त करती है। ऑप्शन
3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर करता है माता पर, पिता पर, दादी पर या दादा पर। तो इसका निर्णय करता है वो पिता करता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानवों में एक यूनिट जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़का लड़की, एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता, लड़का अथवा लड़की। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, लड़की। ऑप्शन 2 लड़की। अगला सवाल है आपका, मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा, पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। तो मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण किससे होता है? माता पिता एक्स निर्धारण होता है माता से आने वाले, पिता से आने वाले एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा, लाइसोसोम। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं वो आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई को न्यूटोन कहते हैं, म्यूटोन कहते हैं तथा संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से आनुवांशिकी इकाई है जीन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। तो आनुवांशिकी इकाई है वो आपकी जीन होती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, आनुवांशिक इकाई जीन। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती हैं जीन कहलाती हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है तथा इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या इसे कौन सी बीमारी हो सकती है। अगला सवाल है आपका, शेल्टर डोग्मा किससे किसको आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? डीएनए से आरएनए को, आरएनए से डीएनए को, डीएनए से प्रोटीन को, आरएनए से प्रोटीन को। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका डीएनए से प्रोटीन को। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो वो दिया था आपका 1953 में दिया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में दिया था। डीएनए 2 परस्पर जुड़ी सर्पिकल कुंडलिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यह सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्त स्प्रिंग की भांति ऐंठकर 2 कुंडली संरचना होती है। 2 कुंडली का प्रत्येक कुंडल 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई में फैला होता है। इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वाटसन और क्रिक को। अगला सवाल है आपका, मनुष्य गुणसूत्र बना होता है एक सूत्री आरएनए से, 2 सूत्री आरएनए से, 1 सूत्री डीएनए से, 2 सूत्री डीएनए से। तो मनुष्य गुणसूत्र बना होता है वो आपका 2 सूत्री डीएनए से बना होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। स्पिंडल फाइबर, तारक केंद्र, तारक गुणसूत्र। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड्स होती है वो आपके
गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्था व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमोटोन में डीएनए और कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं जो बिखरा होता है 2 मीटर लंबा। गुणसूत्र से विभाजित कोशिका में दिखाई देते हैं। अगला सवाल है आपका, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? डीएनए हिस्टोन, आरएनए और हिस्टोन, डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए और हिस्टोन। तो गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं वो आपके सम्मिलित होते हैं डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, तीनों ही सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का अवशेष क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है वो आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, धनात्मक होता है। असीम केंद्री जैसी ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित कुछ प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं जिसे केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियार्ड कहते हैं। न्यूक्लियार्ड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। असीम केंद्री सुकेंद्री से यह संरचना एवं काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? एमआरएनए, टीआरएनए, छोटे नाभिकीय आरएनए, विजातीय नाभिकीय आरएनए, एचएनआरएनए। तो जो आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है वो आपका लेता है टीआरएनए लेता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि स्थानांतरण आरएनए, इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। घुलनशील आरएनए भी कहते हैं जो स्थानांतरण होता है। 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड वाले सबसे छोटे आरएनए के अणु होते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले आरएनए के कुल भार का 10 से 15% टीआरएनए होता है। टीआरएनए का कार्य देख लो। इसकी मुख्य भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में त्रिक आनुवंशिकी कूट की पहचान कर अनुरूप अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। अगला सवाल है आपका, बी भूरे काटे रंग के जीन वह बी, ये कैपिटल बी है, जो भूरे का कोट रंग के जीन वह स्मॉल बी सफेद कोट रंग के जीन का प्रतिनिधित्व करता है। तो बीवी इंटू बीवी संकरण में सभी संततियां भूरे कोट की उत्पन्न होती हैं। इस संस्करण से किस आनुवंशिक सिद्धांत की व्याख्या होती है? तो इससे सिद्धांत की व्याख्या होती है वो आपकी प्रभावित होती है। क्या प्रभाविता होती है? ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही जटिल क्वेश्चन आया था दोस्तों ये असिस्टेंट फायर प्रेशर की परीक्षा में आया था 2022 में। बहुत ही जटिल क्वेश्चन था। अगला सवाल है आपका, टीआई प्लास्मिड जो आनुवंशिकी इंजीनियर में प्राप्त होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से, इस्चेरिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन 4 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब
हो जाएगा। एक्टोबेरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड जो किसी द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। यह जीन अभियांत्रिकी में वाहक का कार्य भी करता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु कौन सा है? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास, साल्मोनेला। तो पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु होता है वो आपका एग्रोबैक्टीरियम होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम। अगला सवाल है आपका, डीएनए की संरचना के 2 कुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए हैं। जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा, मोरिस विल्कन्स व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है वो आपका मोरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। हेतु एक्स किरण का विवर्तन सिद्धांत दिया गया है। जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने दिया है, लेकिन इसमें एक्स किरण विवर्तन सिद्धांत दिया है वो आपका मोरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया है। व्याख्या भी देख सकते हैं इसकी कि 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की 2 कुंडली मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। यह नमूना मोरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन एक्सरे विश्लेषण के आधार पर दिया था। अगला सवाल है आपका, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? 1 संकरण, 2 संकरण, परीक्षण संकरण, बैक संकरण। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आपका 2 संकरण के आधार अवलोकनों पर आधारित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं इसकी कि आनुवांशिकता के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रियन और ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दी गई थी, इसलिए आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए उद्यान में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पायसम सेटाइबम। पायसम सेटाइबम ये मटर के पौधे मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणसूत्र फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणसूत्रों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रम से एक संकरी मेंडल ने एक संकरी क्रॉस के लिए लंबे टीटी और बोने टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया था तथा 2 संकरी क्रॉस मेंडल ने 2 संकरी क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज RRYY वो हरे और झुर्रीदार बीज RYY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया, जिसमें गोल और पीले बीज प्रभावी होते हैं। कहते हैं एकल संकर संकरण। एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। 2 संकर संकरण 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकी संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण होता है जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया मूल, रूसी मूल, जर्मन मूल, ऑस्ट्रेलियाई मूल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो आपके
ऑस्ट्रियाई मूल के निवासी थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ऐसा संकर क्रॉस जिसमें F1 पीढ़ी का संकर अप्रभावी जनक से कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था दोस्तों, ये कहलाता है आपका परीक्षणार्थ टेस्ट संकर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम में कौन सी पौधे का अनुसंधान करके दिया था मटर के पौधे का? ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई परीक्षा में आया है, बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? हरा एवं झुर्रीदार, पीला एवं गोल, हरा एवं गोल, पीला एवं झुर्रीदार। तो गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है वो आपके हैं पीला एवं गोल। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है वंशागति, आनुवांशिकी, प्रभाविता, जनन विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है आनुवांशिकी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, मेंडल के एकल संक्रमणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? मेंडल के एकल संकरण के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखने की कौन कौन सी कथन सही है, कथन को पहचाना है दोस्तों, कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है आपका, मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। वन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। नहीं दोस्तों, ये तो गलत ही होगा, वाइल्ड पी नहीं था, तो गलत हो जाएगा। मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा था, ये भी सही है। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, ये भी सही है। तो BCD सही है, ये गलत है। तो BCD सही है, तो BCD आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? पाइस सेटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, गोसिपियम हिरसुटम। तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए जिस पादप का प्रयोग किया था वो पादप था आपका पाइस सेटाइवम। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक के संकरण कराया जाता है तो ये कहलाते हैं परीक्षण संकरण, प्रतीप संकरण, व्युत्क्रम संकरण, द्वि संकरण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 टेस्ट या परीक्षार्थ संकरण। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाए, नहीं सॉरी 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें गलत हो गया कि जब F1 पीढ़ी का किसी एक जनक के संकरण कराया जाता है तो वो कहलाता है प्रतीप संकरण कहलाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रतीप संकरण कहलाता है। अगला सवाल है आपका, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप का कार्य किया था, वो पादप कौन सा था? मक्का बीन हेरियस एंटीराइनम। तो उसका प्रयोग किया था वो होगा हेरिसियम का किया था, हेरिसियम का किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं कि हेरिसियम का सामान्य नाम हॉकवीड है। सामान्य नाम क्या है? हॉकवीड है हेरिसियम का। इसका जीनस सूरजमुखी परिवार से संबंधित है जिसे एस्टेरसिया के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के अलावा हेरिसियम पर भी प्रयोग किया और बताया कि हेरिसियम बीज के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हेरिसियम की पहली पीढ़ी अपनी उत्पादक पौधों के समान होती है। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलो युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी दोनों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका कैपिटल और स्मॉल टी, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, अप्रभावी लक्षण, आनुवांशिक संगठन, बाह्य प्रकटीकरण, F1 पीढ़ी से अभिव्यक्त नहीं होता, यह फैक्टर जो किसी लक्षण या गुण को नियंत्रित करता है। तो इसको मिलान करना है दोस्तों, मिलान करते हैं। तो लक्षण प्ररूप होते हैं वो आपके हो जाएंगे, लक्षण प्ररूप बाह्य प्रकटीकरण ए का हो जाएगा 2। जीन होते हैं वो आपके फैक्टर जो किसी लक्षण या गुण को नियंत्रित करते हैं, जीन होते हैं 4। जीन प्ररूप होते हैं आनुवांशिक संगठन। अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में विभक्त नहीं होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 2, 4, 1, 3। अब 2, 4, 1, 3 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 1 में ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी का नियम नहीं है? पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बौनेपन का नियम, प्रभाविता का नियम। तो आनुवांशिकी का नियम नहीं है वो आपका बौनेपन का नियम नहीं है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे 3, आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे, जिसमें पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और प्रभाविता का नियम। ये 3 नियम थे मेंडल के आनुवांशिकी में। मेंडल के आनुवांशिकी में 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहते हैं। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। और पृथक्करण का नियम था दूसरा, वो था आपका पृथक्करण का नियम कि लक्षण कारकों वो जीन कि जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। आपका अगला सवाल है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है क्या कहलाता है? जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है उसको कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितनी जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? 5, 7, 9, 3। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के लिए जिन जोड़ी लक्षणों का 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, 7 जोड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसकी डिटेल भी दे सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। और 7 जोड़ी कौन कौन से हैं? प्रभावी अप्रभावी लक्षण देखते जाना दोस्तों, 7 लक्षण याद करने हैं। पादप की लंबाई जिसमें प्रभावी होते हैं T और प्रभावी होते हैं बौने होते हैं T। पुष्प की स्थिति अच्छी है, A, अंतस्थ छोटी है। सिंब की आकृति फूली हुई I और सिकुड़ी हुई स्मॉल I। सिंब या पौध का रंग हरा ग्रीन, पीला स्मॉल G। बीज की आकृति गोल R, कैपिटल R और झुर्रीदार स्मॉल R। और बीज का पत्र का रंग
बीज का पत्र का रंग बीज का पत्र का रंग होता है वो आपका पीला और हरा स्मॉल वाई। फूल का रंग बैंगनी कैपिटल W और स्मॉल सफेद। ये होते हैं आपके मेंडल ने अपनी जोड़ी लक्षणों में 7 जोड़ी बताई थी। ये थे 7 जोड़ी। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत उत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आपको अभ्यास करते रहना है। सफलता ही आपको जब मिलेगी जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आप मेहनत ही करते रहना है। संघर्ष ही सफलता की क्या होती है दोस्तों? कुंजी होती है। कहते हैं कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगला सवाल है आपका, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना? बीज का रंग, फली का रंग, फूल का रंग, तने का रंग। तो मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का जो रंग आनुवंशिकता के लिए रंग नहीं चुना गया था वो आपका तने का रंग नहीं चुना गया था, बीज का रंग चुना गया था, फली का रंग चुना गया था, फूल का रंग चुना गया था। अभी बताए थे हमने 7 जोड़ी बताए थे। 7 जोड़ी आप याद कर लेना, जिसमें आ जाएगा तने का रंग नहीं था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। मेल्डन ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 10, 7, 8, 9। तो मेल्डन ने अपने प्रयोगों के लिए जो विषम लक्षण चुने थे वो आपके 7 विषम लक्षण ही चुने थे। 7 विषम लक्षण ही चुने थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गार्डन पी मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है? पशु परिचर की परीक्षा हुई थी 2024 में, सेकंड शिफ्ट में आया था। श्वेत, सुनहरा, काला, बैंगनी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही कम समय में हम आपके लिए इंपोर्टेंट टॉप PYQs लेके आए, बहुत ही कम समय में। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, अधिकतर पूछे गए उन्हीं को लेके आए जो बार बार पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है दोस्तों। पुष्प की अच्छी स्थिति, तो पुष्प की अच्छी स्थिति जिसमें विशेषता ए की विपरीत विशेषता कौन सी है? तो पुष्प की अच्छी स्थिति के विपरीत हो जाएगी आपकी ए का हो जाएगा गोल, ए का 3। ए का क्या हो जाएगा, सॉरी अंतस्थ होगा। पुष्प की अच्छी स्थिति होती है वो अंतस्थ होती है, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, 1 और 4। पुष्प का सफेद रंग, पुष्प का सफेद रंग वो होता है बैंगनी। बी का हो जाएगा 4, बी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीज का हरा रंग पीला, बीज का झुर्रीदार आकार गोल। आपका सही जवाब बनेगा 2, 4, 1, 3। 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3 दे रखा है आपका ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगला सवाल है आपका, एकल संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्ररूप निर्मित होते हैं? 9, 4, 3, 2। तो जो जीन प्ररूप होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन
असॉर्टमेंट का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? ये क्वेश्चन सीटी परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें भी आया था। OLDC परीक्षा 2014 में हुई थी, उसमें भी आया था। तो इसमें 9:3:3:1, 2:1:1, 3:1, 2:1, जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत जो अनुपात में है मेंडल का, वो है आपका 9:3:3:1 इसमें चलता है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की, कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण किया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे 9:3:3:1 के अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 3:1। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेंडल के प्रभाव्यता के नियम में प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधे में जब स्वनिषेचन की क्रिया को होने दिया जाता है तो दो पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी होती है F2 में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है तथा F2 पीढ़ी में भिन्न लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में यदि हम फिनोटाइप के अनुसार देखें तो 3 पौधे लंबे जबकि 1 पौधा बौना प्राप्त होता है, अर्थात 75% पौधे लंबे एवं 25% पौधे बौने प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात होता है 3:1 होता है लंबे और बौने का। यदि हम जीनोटाइप के अनुसार देखें तो 1 पौधा शुद्ध लंबा और 2 पौधे संकर लंबे तथा 1 पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, अर्थात 25% पौधे शुद्ध लंबे, 50% पौधे संकर लंबे और 25% पौधे शुद्ध बौने मिलते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। तो ये अनुपात आपको विशेषकर याद करके जाने, एक ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन दोस्तों अनुपात वाले। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण अप्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन, टमाटर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका स्नैपड्रैगन हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। संतति 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा उनके बीच का सा होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण हैं स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम। आपका अगला सवाल है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को कहा जाता है। जो विपरीत लक्षणों के संकेतक जीन जोड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कई परीक्षा में आया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपील, F1 पीढ़ी, जीनी प्रारूप, एकल संकर। तो विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े होते हैं उनको कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। एलील होता है वो आपका एकल जीन के वैकल्पिक रूप में जो विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी के लिए कोड को एलील के रूप में जाना जाता है तथा मटर के पौधे की ऊंचाई का निर्धारण करने वाले लंबे और बौने एलील होते हैं। अगला सवाल आपका,
यहीं खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ